तो देख सकते हैं जो चाइनीज कॉल सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले, ये एफआईआर छापा मारा है। He's a closer and sometimes a manager, and he pretends to be a government agent and pushes the victims to send the money. Yep, thank you for taking the call. This is Ashton McKenzie. How are you doing today? पाकिस्तान में अगर आप कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में रहते हैं तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की दीवारों पर ये इश्तिहार लगे हुए देखे होंगे कि सिर्फ कॉल सेंटर ज्वाइन करें, 1 लाख रुपए कमाएं, कोई डिग्री नहीं चाहिए। बहुत से हमारे दोस्त भी जब जाकर ज्वाइन किया करते थे तो पैसे वगैरह कमाते थे, तो हम सोचते थे कि क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक स्टूडेंट जो कि अभी इंटरमीडिएट में है, एफएससी कर रहा है, अभी उसने ओ लेवल्स कंप्लीट नहीं किया और उससे पहले ही उसको बुला के पैसे भी देना शुरू कर दिए हैं। वो बाद में अंदाज़ा हुआ कि फिर ट्रैप है क्या। पाकिस्तान में बहुत से लेजिटिमेट कॉल सेंटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आज हमने बात करनी है स्कैमिंग के अड्डों की, जो कि पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। पूरी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इनके रैकेट्स मौजूद हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, कम्बोडिया है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मतलब यू नेम इट। कोई ऐसा मुल्क शायद ना हो डेवलपिंग वर्ल्ड का जो कि इस धंधे में अपना हाथ ना डाल रहा हो। डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में 1000 कॉल सेंटर्स हैं, जिसके 1 मिलियन के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये कारोबार चलता कैसे है, इसमें बड़े बड़े केसेस कौन से इन्वॉल्व हैं, और ऑपरेशन ग्रे जो FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने लॉन्च किया है, वो क्या है, आज ज़रा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जनाब होता ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना कुछ ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की जाती हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। 36 कॉर्पोरेट कंपनीज़ के अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ रुपीज़ आए हुए हैं। उसके बाद ज़रा थोड़ी सी जुम्बिश होती है, थोड़ा सा होश आता है हमें, और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से अरबों रुपए आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियली तो आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है अब आकर के बाहर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी की जाएं और बैंक्स की तरफ से कोई वार्निंग ना आए, क्योंकि FATF का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी है। तो उसके बाद से जनाब NCCI ने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया। मैं कुछ आपको मिसालें दे देता हूँ जिससे आपको सिर्फ ये बताना है कि किस बड़े लेवल पे फ्रॉड होते हैं। फैसलाबाद में जुलाई 2025 में एक छापा मारा जाता है एक फैक्ट्री के अंदर, जो कि एक एक्स सरकार से मुंसलिक इंसान से जो है वो एसोसिएटेड थी। तो NCCI इस मौके पर 149 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें 78 पाकिस्तानी हैं, 48 चाइनीज़ हैं, नाइजेरियन हैं, फिलिपिनोज हैं, जिम्बाब्वे के लोग अंदर काम कर रहे हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी हैं। फैक्ट्री के अंदर बैठ के 18 खवातीन भी थीं इसमें, और वो बैंक्स का इंटरनेट सिस्टम हैक करके डाटा भी चोरी कर रहे थे, बेच भी रहे थे, पैसे भी निकाल रहे थे। अरबों रुपए इन्होंने एक्सटॉर्ट किए। कराची में जून 2025 में एक छापा मारा जाता है, 18 लोग अरेस्ट होते हैं, जिसमें गल्फ कंट्री में स्कैम करने का पूरा प्रोजेक्ट था, एप्लीकेशंस थी, इसके अलावा उनके पास गैजेट्स थे जो कि ये सारा कुछ कर रहे थे। कुवैती पुलिस के यूनिफॉर्म बरामद होते हैं वहाँ से, और वॉइस ओवर IP जिसको VoIP कहते हैं, उसका सारा निज़ाम वहाँ से मिलता है, जिसमें आपको पता है फेक कॉल्स करने के लिए एक ऑटोमेटेड आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो हो रहा था। इसके अलावा इसी तरह जून 2025 में इस्लामाबाद में G10 में छापा मारा जाता है। निदा नामी खातून जो कि एक प्राइवेट बैंक मैनेजर से मिली हुई थी, उनका भी अरबों रुपए का स्कैंडल पकड़ा जाता है, जिसमें वो स्कैम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे लोगों से। इसके अलावा उनके जो विक्टिम्स हैं उनकी तादाद भी इतनी लंबी है कि बताने की कोशिश करूँगा, वक्त गुजर जाएगा। हार्ट सेंटर ग्रुप का जो स्कैंडल था, जिसमें हमने ये देखा कि लाहौर, मुल्तान में छापे मारे गए, 21 लोग अरेस्ट हुए, फिशिंग किट्स बरामद हुई हैं। फिशिंग स्कैम्स क्या होते हैं कि कोई भी बात करके आपसे ही आपके पासवर्ड ले लिए जाएं, आइडेंटिटी का डाटा ले लिया जाए आपका, या इसके अलावा आपने जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आपसे शेयर करवा दी जाए। फिशिंग किट्स थी, स्कैम पेज थे, टेम्पलेट्स थे, ग्लोबल लेवल का स्कैम था। 480 मिलियन के एसेट्स यहाँ से बरामद किए हार्ट सेंटर ग्रुप के नाम से जो कंपनी ऑपरेट कर रही थी। लैम्बोर्गिनीज इनके पास थी, दे वर ओनिंग सुपर कार्स इन दुबई। इसके अलावा प्रॉपर्टीज थी दुबई के अंदर। 142 क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद थे इनके पास, और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक चूंकि US की जो FBI थी वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी, तो $50 मिलियन के लॉसेस इन लोगों ने सिंगल हैंडेडली, एक कंपनी ने US को करवाए, ऑनलाइन लोगों से 2 नंबर तरीके से पैसे मंगवा के। इसके अलावा डब्बा स्कैम का लफ्ज़ भी आप सुनते होंगे, जो कराची में इस्तेमाल होता है, जिसमें यह है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाना। मैं ज़ाती तौर पे एक खातून से मिल चुका हूँ जिसको इसी तरह एक कॉल की गई, एंड शी वाज नॉट विजिलेंट इनफ टू सी कि ये स्कैम है, और उसे एक इस नौयत के नंबर से कॉल आई जो हेल्पलाइन का नंबर लग रहा था। उसने उठाया, उसे कहा गया कि जी आपका तो क्रेडिट कार्ड यूज़ हो गया कहीं पे इस तरह। तो उसने कहा आप डिटेल दें, ब्लॉक कर दें। अभी डिटेल दी, अकाउंट से 18 लाख रुपया निकाल लिया। अब केस चल रहा है, 2-3 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाब इस तरह से ये स्कैमिंग के प्रोसेसेस चलते हैं। और अब होता क्या है, होता ये है कि ये लोग ऑपरेट ऐसे करते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लोग हैं, तो इससे पहले कि वो कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, 35 साल उनकी उम्र हो जाए,
फिर वो पोस्ट डॉक करें, फिर वो पोस्ट ग्रेड करें, वो सारा प्रोसेस गुजारने के बाद बाल सफ़ेद करने के बाद मार्केट में जाएं और तनख्वाह मिले 25 से 30 हज़ार रुपये, तो वो इसीलिए बहुत जल्दी इस तरफ आ जाते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि अट्रैक्टिव सैलरीज ऑफर की जाती हैं, फ्री मील्स, गेमिंग जोन बनाए होते हैं कंपनीज़ ने, अंग्रेजी बोलें और पैसे कमाएं। अब ये फियर और ग्रीड मैकेनिज्म पे ऑपरेट करते हैं। यानी कि फियर क्या है आपको कि मैंने ख़ानदान की जिम्मेदारी उठानी है, और ग्रीड क्या है, ईजी मनी, आसान तरीन पैसे इस काम में आपको मिलेंगे, कॉल्स करें, खुद भी कमाएं, उनको भी खिलाएं। तो इस तरह से ये हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक बहुत बड़ा रैकेट इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब ये दे इमिटेट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्लीट कंपनी, ये कंपनी की तरह काम करते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ये लीगल सिस्टम्स में रह के मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में तो अनरजिस्टर्ड भी काम करते हैं। इसके अलावा इनकी कभी ये सॉफ्टवेयर फर्म का नाम लेंगे, कभी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर के नाम से ये ऑपरेट करेंगे, और साथ ये क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस को लेजिटिमाइज करने के लिए ये कुछ सर्विसेज लेजिटिमेट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हर दफ्तर में एक कोना होता है जहाँ 2-3 लोगों की एक टीम होती है, कंपार्टमेंटलाइज करके उनको एक टास्क दिया होता है और असल पैसा वो लूट रहे होते हैं। जहाँ जहाँ भी ये ऑपरेशन चल रहा होता है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अब मुझ पर लैश आउट ना कीजिएगा कि ये आपने सारी पाकिस्तान की डिजिटल मार्केट को ही डीफेम कर दिया, लेकिन ये डाटा मैं लेकर नहीं आया, ना ये रेड्स मैंने मारी हैं। तो इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बैंकर्स भी कंप्लिसिट होते हैं, और रिसोर्स शेयरिंग कर दें उसके बाद में कोई बैंक भी नहीं पूछेगा कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, तो लेजिटिमेसी मिल जाती है। अब इसमें पॉपअप वायरस स्कैम्स होते हैं, यानी कि आप कुछ वेबसाइट्स खोलें तो अचानक से बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट पॉपअप करेंगे, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी फिशिंग स्कैम की तरफ ले जाएगा, नंबर लिखे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और बेवकूफ़ी करेंगे। कुछ लोग फंस जाते हैं इसमें, आप सब नहीं होंगे इतने सादा और इतने मासूम, लेकिन बहुत से लोग होते भी हैं जो कि फंस जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीड होती है बेसिकली। अक्सर जगहों पे पैसे कमाने का स्कैम होता है, इंपर्सोनेशन करते हैं, जिसमें बैंक्स की इंपर्सोनेशन है, कंपनीज़ की इंपर्सोनेशन है, यानी कि फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं कंपनीज़ की। तो इस तरह से इन्होंने हायरार्कीज़ बनाई होती हैं, सीईओज भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, एचआर मैनेजर भी रखे होते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस के सेल्स भी इनमें काम कर रहे होते हैं, तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी होती है इन लोगों के पास। अब ये दिन के वक्त ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हैं, दोपहर के वक्त ये यूरोप को टारगेट करते हैं, रात के वक्त ये यूएस से लक्ष्मी लेके आते हैं, और काम इस तरह से हो रहा होता है। मेलवर्ड्स यानी कि मैलिशियस एडवर्ड्स जिसको कहते हैं, पॉपअप वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, फ़ोन नंबर आ रहे होते हैं, सारा स्कैम, सारा झूठ। मनी लॉन्ड्रिंग जनाब हो रही है क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू। इसके अलावा इनफॉर्मल जो हवाला सिस्टम होता है, यानी कि किसी अकाउंट में जर्मनी में, यूके में, यूएस में पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ से आपने वहीं पे किसी और को दे दिए ऑनलाइन, और यहाँ वो बाय हैंड कैश दे दिया। मुझे एक बहुत सीनियर लॉयर ने एक मीटिंग में बताया था कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घरों में अरबों रुपए कैश पड़ा हुआ है। तो कैश की मार्केट पाकिस्तान में जितनी बड़ी है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत से लोग दिनों में अमीर होते हुए दिखाई देंगे आपको, उनसे पूछेंगे क्या करते हो, कोई जवाब नहीं होगा। ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ऑफिस बनाया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर है, नीचे कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ ये है, उसकी वजह है कि यही फेक कॉल्स, यही मनी लॉन्ड्रिंग और यही हवाला सिस्टम चलता है उसमें। अब ये लोग ऑपरेट करते हैं फॉरेन सिम कार्ड्स के जरिए, यानी कि मोस्टली इन लोगों के पास ना ब्रिटिश नंबर्स की सिम्स होंगी इनके पास, यूके के नंबर रखे होंगे। अब आप इनसे पूछेंगे कि यार ये क्यों रखे हैं आपने, वैसे ही बस मैं जाता रहता हूँ बाहर, और ये इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी आपको आगे से। लेकिन वो इसीलिए होता है कि आइडेंटिफिकेशन अपनी सामने आने नहीं देनी होती। इसी तरह ये कॉल सेंटर्स भी किराए का फ्लोर एक लेते हैं, उधर काम शुरू करते हैं, 1-2 साल काम करके जगह चेंज कर लेते हैं और अपने आईपी भी चेंज कर लेते हैं, और साथ पैसे भी खिला रहे होते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। लेकिन अब ये अफोर्ड हो नहीं सकता। क्रिप्टो करेंसी को भी यूटिलाइज करते हैं क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र के लिए पूरी दुनिया में, क्योंकि बैंकिंग चैनल में आए बगैर भी आजकल बहुत सी एप्लीकेशंस, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं कि क्रिप्टो के ज़रिए आप जो है वो पैसे इधर से उधर कर दें। रेगुलेशन इतनी है कोई नहीं। तो FATF इसको कहता है साइबर इनेबल्ड फ्रॉड, CEF, और ये दरअसल ट्रांस नेशनल इसकी नेचर है। ये जो इस्लामाबाद से हमने देखा कि एक छापा मारा गया था, जहाँ पे गालिबन G10 के अंदर ही, इसमें क्या हुआ था जनाब, इसमें ये हुआ था कि जो लोग वहाँ से पकड़े गए उसमें फॉरनर भी थे, तकरीबन 5 फॉरनर्स जो हैं वो डिटेन किए गए। ये एक्सटॉर्शन कर रहे थे पैसों की, और इसके अलावा AI जनरेटेड इमेजेस और फेक जो आवाज़ें हैं ना, उससे कॉलें जा रही हैं। अब ये फेक कॉल्स का सिस्टम इनका इतना बड़ा है कि कॉल सेंटर इंडिया में होगा या पाकिस्तान में होगा, बैठ के बड़े अंग्रेज शहरी बने हुए हैं और फेक एक्सेंट में उनसे बातें कर रहे हैं। अक्सर तो फिर हैक कर लेते हैं आगे से कैमरास को, और उनको आइडिया हो जाता है कि जनाब ये आपको हम देख सक रहे हैं, चारपाई पे बैठ के ना आपने बनियान पहनी हुई है और आप यहाँ पे स्टीव बने हुए हैं मेरे साथ कॉल पे। ये चलता है जनाब। तो ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये लोग कंबोडिया में बैठ के ऑनलाइन थेफ्ट कर रहे थे। ये जो G10 वाले सॉफ्टवेयर हाउस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उनके पास एक पूरा नेटवर्क था जो लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा था, ब्लैकमेलिंग भी कर रहा था। इसके अलावा पोर्नोग्राफी है, बहुत कुछ है जो कि ये सब करते रहते हैं। तो दुनिया भर के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 12 से 14 खरब डॉलर के नुकसानात कर देती है ये इंडस्ट्री, विच इज़ मोर देन द GDPs ऑफ मैनी कंट्रीज कलेक्टिवली।
हर सेकंड में $3 लाख का नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका के नुकसान की अगर मैं बात करूं, $10 बिलियन 2022 में, सिर्फ 2022 में इंडिया के स्कैमर्स ने अमेरिकन इकोनॉमी से निकाल ली $10 अरब। इसके अलावा कंबोडिया में तो इतने उस्ताद बैठे हुए हैं जनाब के वहाँ पे $19 अरब का एनुअल रेवेन्यू कॉल सेंटर कमाते हैं, विच इज़ 60% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। ये हम कोई पेनीज की बात नहीं कर रहे, पीनट्स की बात नहीं कर रहे, आपकी सोच से ज़्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, क्योंकि फेक कैंपेन्स करवाई जाती हैं कि जी इस इश्तिहार पे अप्लाई करें और बाहर जाएं और नौकरी लें। वो जब एक बंदा वीज़ा लगवा के सारा कुछ करके बाहर पहुंचता है, पता चलता है आगे फ्रॉड हो गया, पैसे भी खींच लेते हैं और एक बहुत छोटे से क्वार्टर में बंद करके कहते हैं कि अब हमारे लिए ये साइबर फ्रॉड करो, जिसको CEF कहा जाता है। तो इस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंश्योर हो जाती है। इंटरपोल ने मार्च 2025 में एक ऑपरेशन किया था, जिसके तहत उन्होंने 66 विक्टिम्स को रिकवर किया, जो कि ऑनलाइन स्कैम्स की वजह ट्रैफिक होकर आ गए, और साथ साथ ये कि डिटेन कर देते हैं इन लोगों को कंपाउंड्स में, फिर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन 2023 की जो US की रिपोर्ट है वो कहती है कि $2.6 अरब के नुकसान हुए हैं सिर्फ 2023 में 2 कॉल सेंटर्स की वजह से, 2 कॉल सेंटर्स की वजह से सिर्फ, और 32,000 लोगों को लूटा है उन लोगों ने। Q1 2025 का एक स्टैट आपको बताता हूँ, ग्लोबल अनवांटेड कॉल्स का नंबर है, यानी कि जो इस तरह की फेक कॉल्स की जाती हैं, अनवांटेड कॉल्स की जाती हैं कि बैठे बैठाए मुझे फ़ोन आ गया, सर आपको ये सर्विस चाहिए, आपको ये डिश टीवी चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको वो चाहिए। 12.5 बिलियन कॉल्स की जा रही हैं, 12.5 अरब कॉल्स दुनिया भर के जाली कॉल सेंटर करते हैं, जिसमें से हर एक कॉल 4 में से जो है वो AI से फेक ऑडियो के थ्रू की जाती है। 55% इसमें से फ्रॉड होता है। अब ये है कि वो रियल टाइम में AI ट्रांसलेटर उन्होंने ऑन किए होते हैं, तो अंग्रेज़ी बोलना भी इतना मसला नहीं रहा, सामने स्क्रीन पे आ रही होती है, वो वॉइस कमांड लगी होती है, जो आगे से एक इंसान बोल रहा है उसका जवाब भी स्क्रीन पर आ रहा है और वो बोली जा रहा है जो कॉलर है उसको। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ये जो इसका प्रपोर्शन है स्कैम का, ये इतना बड़ा है और इसमें इतने मासूम लोग फंस जाते हैं। जिस तरह इन रेट्स की मैंने बात की, लोअर स्टाफ को तो मालूम भी नहीं होता बहुत जगहों पर कि ये हो क्या रहा है, और कमाते कौन है, जो ऊपर बैठे हुए, फ्री ट्रिप्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, और ये सब करने के बाद पता चलता है कि ये सारा कुछ FIA आके आपसे निकलवाएगी। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस मैनेजिंग के नाम से कंपनीज खोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनसे फ्रॉड करना, इसकी एक मशरूम ग्रोथ हमने देखी है, बिलखसूस हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्केल अभी नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा नंबर ही नहीं है इसका। तो जब NCCI को मालूम होता है कि तकरीबन 36 कॉर्पोरेट कंपनियों ने इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रखे हैं, तो उसके बाद में ये ऑपरेशन तेज़ करते हैं, लोगों को उठाते हैं। फिर उसमें बैटिंग ऐप्स भी आ जाती हैं जिसमें यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये सब चल रहा है। तो अब बात यह है कि इस सारी प्रैक्टिस को हम किस तरह फेयर बना सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग, तो ये FATF की तरफ से भी पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगी। साथ साथ ये कि पूरी दुनिया से जितना पैसा, जितना नुकसान होता है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, $207 मिलियन हम एक्सपोर्ट्स में कॉल सेंटर से जनरेट करते हैं, स्टेट बैंक के ये फिगर्स हैं। तो आउटसोर्सिंग हब के नाम से अगर आपने जाना है, तो फिर आपको ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। अमेज़ॉन के साथ जो पाकिस्तानी शहरियों ने किया कि उसमें ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी, जाली अकाउंट्स बना के खोले, फिर बंद कर दिए, तीसरा चौथा अकाउंट, उन्होंने पूरे शहरों को बैन कर दिया आपके वहाँ से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे दुनिया भर के लोग इतना पैसा कमाते हैं लेजिटिमेट मीन्स से, उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करके हम तबाह बर्बाद कर लेते हैं। तो इस ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें फेयर मीन्स से जो कमाने की प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क का मैं अगर आपको किस्सा सुनाऊं जनाब कि कितने अरेस्ट हुए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, तो वो भी हैरान कुन फिगर्स हैं। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री के फिगर्स आपसे शेयर करता हूँ। 2020 से 24 के दरमियान 6.5 लाख साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स आती हैं, यानी कि 6.5 लाख लोगों ने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उसमें से 4 लाख वेरीफाई होती हैं या वेरीफाई की जाती हैं। 73,000 इंक्वायरियाँ होती हैं, 73,000 इंक्वायरीज होती हैं। उसमें से सिर्फ 5,000 कोर्ट में जाते हैं और उन 5,000 में से सिर्फ 200 को सज़ा मिलती है, यानी कि कंप्लेंट्स 6.5 लाख, कन्विक्शन 200 लोगों की हुई है। ये हमारा कन्विक्शन रेट है। और इसी तरह बाकी ऑफेंसेस में भी आप देख लें कि हमारे अदालती निज़ाम इस नौइयत के जमूद के शिकार है। नंबर ऑफ़ जजेस कम है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो समझ नहीं आती कि इन लोगों को पकड़ें कहाँ से, क्या करें। अब इतना बड़ा अगर नंबर है तो ये जवाब लेना चाहिए ना कि ये लोग इस प्रोसेस के बीच में से गायब कैसे होते हैं। क्या इन्हीं में से थोड़ी सी लक्ष्मी आगे चली जाती है, या क्या होता है कि कन्विक्शन रेट आपका 1% से नीचे जा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो हमें इन फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए NCCI ने जो डाटा सारा दिया है आपको, और ये नई पॉलिसी आई है कि लाइसेंसिंग के बगैर कोई भी कॉल सेंटर ऑपरेट नहीं करेगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत से नौजवान अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, 6-6, 7-7 साल यहाँ काम करते हैं, पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, एक छोटी सी बात पे उठा के बाहर फेंक देते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा कंपनी का ऑन रिकॉर्ड कोई नामो निशान ही नहीं होता, बाहर नाम तक नहीं लिखा होता और अंदर कॉल सेंटर चल रहा है, किसी को मालूम नहीं है। फैक्ट्रियों में खोले हुए हैं, फ्लैट्स में बैठ के खोले हुए हैं, जगह जगह घरों में कोठियाँ लेके कॉल सेंटर चल रहे हैं अंदर।
इस सारी इंडस्ट्री को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा अगर आपने फेयर फाइनेंशियल मीन्स को इंश्योर करना है। नौजवानों को एक बहुत बड़े प्रपोर्शन में ये लोग अपने पास ले जाते हैं बेवकूफ़ बना के। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, इसमें एक्सटॉर्शन भी होती है, सारे का सारा पैसा ये लोग 2 नंबर मीन से कमाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए स्कैम बेटर्स भी हैं, जिसको स्कैम मूवमेंट्स यानी कि काउंटर स्कैम मूवमेंट्स कहा जाता है। वो तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमें ये इंश्योर करना है कि लाइसेंसिंग का इतना स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाएं कि ये घरों में और ड्राइंग रूम्स में और फ्लैट्स में और कोठियों में जो कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं इनको रेगुलेट किया जाए, ताकि टैक्सेशन भी हो, स्टेट का पैसा भी ज़ाया ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ना हो। सर्विस प्रोवाइड करने की या आउटसोर्सिंग की हब अगर पाकिस्तान को बनना है, टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर इन्विजन करना है, तो ये फेयर प्रैक्टिसेस को आपको इंश्योर करवाना पड़ेगा। अदरवाइज बदनामी का बायस बनने से रोकने के लिए इन फ्रॉड्स को हमें बंद करना पड़ेगा। थैंक यू।